मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्ययन सत्र में हम लोगों ने प्रोटीन की संरचना और अमीनो अम्लों के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ाऊंगी। प्रोटीन का वर्गीकरण हम कई आधारों पर कर सकते हैं, जैसे स्रोत के आधार पर, अर्थात प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, पौष्टिक गुणवत्ता के आधार पर, संगठन के आधार पर, प्रोटीन की संरचना की सरलता एवं जटिलता के आधार पर, प्रोटीन के अणुओं की त्रिआयामी संरचना के आधार पर और प्रोटीन के कार्यों के आधार पर। आइए अब हम एक एक करके इन वर्गीकरण के बारे में देखें। पहला, स्रोत के आधार पर, अर्थात प्रोटीन की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति प्रोटीन अर्थात प्लांट प्रोटीन्स, जानवर प्रोटीन अर्थात एनिमल प्रोटीन्स। जब प्रोटीन की प्राप्ति हमें दालें, फलियां, तिलहन आदि प्लांट सोर्सेस से होती है, तब हम इन स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन को वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। जब हमें प्रोटीन की प्राप्ति दूध, अंडा, मांस, मछली और मुर्गी, चूंकि ये सभी वो सोर्स हैं जिनसे हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, तो जो सभी एनिमल सोर्स हैं, जानवर सोर्स हैं, इसलिए इसे जानवर प्रोटीन भी कहते हैं। गुणवत्ता की अगर मैं बात करूं तो जंतुओं से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की गुणवत्ता वनस्पति से प्राप्त होने वाली प्रोटीन के मुकाबले में बेहतर होती है, अच्छी होती है। इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी होती है। इसी से हम एक कदम और आगे बढ़े, पौष्टिक गुणवत्ता। पौष्टिक गुणवत्ता अर्थात उनकी पोषण प्रदान करने की गुणवत्ता, न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसी है। तीन भागों में बांटा है, पूर्ण प्रोटीन यानी कि कंप्लीट प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन यानी कि पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन यानी कि इनकम्प्लीट प्रोटीन। हम बात करते हैं पूर्ण प्रोटीन की। पूर्ण प्रोटीन के स्रोत हैं दूध, अंडा, मांस, मछली, मुर्गी आदि। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जितने भी जानवर प्रोटीन्स हैं वो सभी गुड क्वालिटी प्रोटीन है, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और क्योंकि वो पूर्ण प्रोटीन के उदाहरण हैं। पूर्ण प्रोटीन से अभिप्राय है ये वो प्रोटीन हैं जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल आपको याद होगा, मैंने पिछले सत्र में बताया था, विल, पीएमटी, हॉल्ट, यानी कि बढ़ते बच्चों के लिए 10 आवश्यक अमीनो अम्लों के नाम बताए थे और वयस्कों के लिए 8 आवश्यक अमीनो अम्ल बताए थे। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल अगर उचित मात्रा, पर्याप्त मात्रा एवं उचित अनुपात में, पर्याप्त मात्रा मतलब एडिक्वेट अमाउंट, उचित अनुपात यानी कि अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में है, तो उनसे बनने वाली प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन कहलाती है। ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए शारीरिक वृद्धि और विकास का काम करती है। इसके साथ साथ शरीर की टूट फूट की मरम्मत और रिपेयर का काम करती है, और शरीर में जो तीसरा इम्पोर्टेंट काम है, नियंत्रण एवं नियमन का कार्य, विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण नियमन, वह भी संपन्न करती है। दूसरा, आंशिक पूर्ण प्रोटीन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार की प्रोटीन आंशिक रूप से पूर्ण है, यानी कि इसमें कुछ कमी है। क्या कमी है? इस प्रकार की प्रोटीन में जो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, 8 और 10, 8 बड़ों के लिए और 10 बच्चों के लिए, उनमें से 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल उस प्रोटीन में या तो कुछ कम मात्रा में होते हैं या उनका अनुपात थोड़ा गड़बड़ होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं, अनाज, जिसको कि हम सीरियल्स भी कहते हैं, उसमें लाइसिन नाम का अमीनो अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है। आपको याद होगा, लाइसिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। वहीं दालों में, जिसको कि हम पल्सेस भी कहते हैं, मिथियोनिन नाम का अमीनो अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है। लाइसिन और मिथियोनिन दोनों ही आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो अनाजों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन भी आंशिक पूर्ण प्रोटीन हुई, दालों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन भी आंशिक पूर्ण प्रोटीन हुई, क्योंकि अनाजों में लाइसिन की डेफिशिएंसी है, कमी है, वही दालों में मिथियोनिन की डेफिशिएंसी है। याद रखने के लिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, Cl और Pm। Cl, Pm, सीरियल्स में लाइसिन की कमी है, पल्सेस में मिथियोनिन की कमी है। मैंने ये नहीं कहा कि इनमें अभाव है, कमी है, यानी कि लाइसिन अमीनो अम्ल कुछ
कुछ कम मात्रा में, वहीं पल्सेस में मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल कुछ कम मात्रा में, इनकी मात्राओं की कमी होने के कारण ये प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन, हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत और रिपेयर का तो काम करते हैं, किंतु छोटे बच्चों की वृद्धि और विकास का काम इस प्रकार की प्रोटीन करने में सक्षम नहीं होती। अतः आंशिक पूर्ण प्रोटीन को अगर आप लंबे समय तक भोजन में उपयोग करें और पूर्ण प्रोटीन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें तो आपकी वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत का काम तो होता रहेगा, वृद्धि नहीं, टूट फूट की मरम्मत, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम तो होता रहेगा, लेकिन शारीरिक वृद्धि और विकास आपका पर्याप्त नहीं होगा, एडिक्वेट नहीं होगा। एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं, जहां मैंने कहा अनाजों में लाइसिन की कमी है, पल्सेस में मेथियोनिन की कमी है, जबकि अनाजों में मेथियोनिन पर्याप्त है और दालों में लाइसिन पर्याप्त है। तो अगर अनाज और दालों को आप कंबाइन करके खाते हैं, मिश्रित करके खाते हैं, साथ में खाते हैं, जैसा कि इंडियन डाइट्स में होता है, हम लोग दाल रोटी खाते हैं, खिचड़ी दाल चावल की बनी हुई खाते हैं, दाल बाटी खाते हैं, सभी दाल ढोकली खाते हैं, दाल ढोकले खाते हैं, ये सब व्यंजन ऐसे हैं जिसमें अनाज और दाल साथ साथ चल रही है। तो आंशिक पूर्ण प्रोटीन होते हुए चूंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो ये एक दोनों को जब हम मिलाकर खाते हैं तो ये पूर्ण प्रोटीन बन जाती है। और इंडियन डाइट्स जो कि वेजिटेरियन डाइट्स होते हुए भी, यानी कि जो लोग अंडा, मांस, मछली, मुर्गी आदि नहीं खाते, उनको भी पूर्ण प्रोटीन की कमी नहीं रहती, क्योंकि वो इनको मिलाकर खाते हैं। तो दो आंशिक पूर्ण प्रोटीन मिलकर, साथ में मिलकर जब हम लेते हैं तो एक पूर्ण प्रोटीन बन जाती है। थोड़ा और आगे बढ़े, अपूर्ण प्रोटीन अर्थात इनकम्प्लीट प्रोटीन, बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है। जब किसी प्रोटीन में एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल बिल्कुल ही नहीं होते, लैकिंग होते ही नहीं है, तब जो प्रोटीन बनती है अपूर्ण प्रोटीन। चूंकि इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल बिल्कुल ही नहीं है, इस कारण ये ना तो शरीर की वृद्धि व विकास कर पाते हैं और ना ही टूट फूट की मरम्मत, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम कर पाते हैं। और अगर लंबे समय तक हमारा आहार अपूर्ण प्रोटीन युक्त ही रहे, ऐसे स्रोत का हम उपयोग करें जिसमें कि अपूर्ण प्रोटीन ही पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर की ना तो वृद्धि और विकास होता है और ना ही रिपेयर और मेंटेनेंस का काम होता है और ना ही विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। इस प्रकार की प्रोटीन केवल और केवल ऊर्जा देने के काम आती है। उदाहरण के लिए हम देखें जिलेटिन, जो कि एक एनिमल प्रोटीन है, उसमें ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता। वहीं जीन, जो कि मक्खी में पाई जाने वाली प्रोटीन है, उसमें ट्रिप्टोफैन के साथ लाइसिन नामक अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता। और दोनों ही जिलेटिन और जीन अपूर्ण प्रोटीन के उदाहरण हैं। प्रश्न की दृष्टि से पौष्टिक गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, और विशेषकर पूर्ण, आंशिक पूर्ण और अपूर्ण प्रोटीन में अंतर तो पूछा ही जाता है, जिसको आपको टेबल बनाकर लर्न करना है। संगठन के आधार पर जब हम प्रोटीन को वर्गीकृत करते हैं तो 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। सरल प्रोटीन अर्थात सिंपल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन अर्थात कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन अर्थात डिराइव्ड प्रोटीन। सरल प्रोटीन्स का मतलब है कि इस प्रकार के प्रोटीन जल अपघटन करने पर केवल और केवल अमीनो एसिड्स अर्थात अमीनो अम्ल प्रदान करते हैं। इसी तरह का वर्गीकरण हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा में भी पढ़ा था। इसकी कुछ उदाहरण देखें। एल्ब्यूमिन एक सरल प्रोटीन का उदाहरण है। सीरम एल्ब्यूमिन और अंडे में पाई जाने वाली ओवो एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन्स आलू में पाई जाने वाली ट्यूबरिन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का उदाहरण है। गेहूं में पाई जाने वाली ग्लूटेलिन। रेशेदार प्रोटीन या स्क्लेरोप्रोटीन जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, ये भी सरल प्रोटीन्स का उदाहरण है। हिस्टोन्स जो कि हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन प्रोटीन है, वो भी सरल प्रोटीन के उदाहरण है। संयुक्त प्रोटीन अर्थात प्रोटीन में प्रोटीन के साथ कोई अन्य ग्रुप जो कि अमीनो अम्ल का नहीं है या प्रोटीन का नहीं है, वो भी जुड़ा हुआ है, कॉन्जुगेटेड है। जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड्स जुड़े हुए हैं। कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए आदि न्यूक्लियोप्रोटीन के उदाहरण हैं।
लाइपोप्रोटीन्स, सभी कोशिका झिल्लियां हमारी लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। अंडे में पाई जाने वाली लाइपोवाइटलिन प्रोटीन लाइपोप्रोटीन का उदाहरण है। फॉस्फोप्रोटीन अर्थात प्रोटीन के साथ फॉस्फोरस ग्रुप फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में जुड़ा हुआ है। दूध में पाई जाने वाली केसिनोजन प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन का उदाहरण है। ग्लाइको अर्थात म्यूकोप्रोटीन्स यानी कि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। आपकी बॉडी में बनने वाला कफ, म्यूकस, म्यूसिन वगैरह ग्लाइकोप्रोटीन के उदाहरण है। और क्रोमोप्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ कोई रंजक वर्णन, रंग प्रदान करने वाला वर्णन जुड़ा हुआ है, तब हम उसको बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन। फ्लेवोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ राइबोफ्लेविन जुड़ा हुआ है, FMN और FAD इसके उदाहरण है फ्लेवोप्रोटीन। व्युत्पन्न अर्थात डिराइव्ड प्रोटीन, जैसा कि नाम से ही विदित है, सरल या संयुक्त प्रोटीन का जब हम जल अपघटन करते हैं और उनसे जो उत्पाद बनते हैं वो सभी उत्पाद व्युत्पन्न प्रोटीन में आते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन को जटिलता के आधार पर फिर दो भागों में बांटा। जटिलता कहीं या बनने वाले हाइड्रोलिसिस के दौरान बनने वाले उत्पादों के आधार पर दो भागों में बांटा। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, प्राइमरी डेरिवेटिव प्रोटीन एवं सेकेंडरी डेरिवेटिव प्रोटीन या द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि हीट अर्थात ताप, एसिड अम्ल, एल्कली क्षार के द्वारा या इनकी क्रियाओं से डीनेचर्ड कुछ विकृति आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा इनमें क्लीवेज नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्रेकेज नहीं हुआ है, कुछ विकृति आती है। इनको पुनः तीन भागों में बांटा, प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन और कोएगुलेटेड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं, इस प्रकार के प्रोटीन जब सरल या संयुक्त प्रोटीन्स को जल अपघटन के प्रारंभिक चरण यानी कि तनु अम्ल, तनु जब हम कहते हैं तो डाइल्यूट एसिड, तनु क्षार, डाइल्यूट क्षार या एंजाइम से क्रिया कराते हैं, तो उसमें प्रोटीन का जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ विकृति आ जाती है और इस विकृति के कारण जो प्रोटीन बनते हैं वो प्रोटीन्स की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में बदल जाता है। तो फाइब्रिन किसका उदाहरण हुआ? प्रोटीन्स का। इसी तरह से दूध से जब हम दही जमाते हैं तो केसिनोजन जम जाता है और जो जमा हुआ दूध प्रोटीन है वो भी प्रोटीन्स का उदाहरण है। मेटाप्रोटीन इस प्रकार के प्रोटीन में जल अपघटन के द्वितीय चरण से प्राप्त होने वाले प्रोटीन से, ये प्रोटीन्स से ये प्रथम प्रारंभिक चरण से प्राप्त होने थे। मेटाप्रोटीन्स जो है वो द्वितीय चरण में डाइल्यूट एसिड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग, स्लाइटली स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली या थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन में जब हम एंजाइम से क्रिया कराते हैं उससे जो उत्पाद बनते हैं वो मेटाप्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। और ये जो उत्पाद है वो वीक एसिड और एल्कली में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील नहीं होते। कोएगुलेटेड प्रोटीन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रोटीन वो हैं जो कि अम्ल, क्षार, एंजाइम और हीट के द्वारा कोएगुलेट हो चुके हैं, स्कंदित हो चुके हैं। अत्यधिक उच्च ताप, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एल्कली के द्वारा बनते हैं। आपने देखा होगा कभी कच्चा अंडा अगर आपने फोड़ा है तो जब हम फोड़ते हैं तो वो लिक्विड के रूप में निकलता है। वहीं जब अंडे को आप कुक कर लेते हैं और कुक करने के बाद जब आप छिलका हटाते हैं तो अंडा बिल्कुल वाइट होता है। तो वो जो वाइट कलर है वो कुक्ड एग एल्बुमिन की वजह से है। तो कुक्ड एल्बुमिन जो है वो कोएगुलेटेड प्रोटीन का उदाहरण है। तीनों ही जो स्टेप है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोटीन किस तरह से सामान्य विकृति से लेके अधिक विकृति और अधिक विकृति के बाद वो स्कंदित हो गया है, कोएगुलेट हो गया है। तो प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन और कोएगुलेटेड प्रोटीन स्टेप बाय स्टेप है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट आप उसको हीट का, एसिड का और एल्कली का देंगे उतना ही प्रोटीन में विकृति बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी तक ये क्या है? प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन। अब हम आगे बढ़े द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन या सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स। ये जो है प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स हैं। सामान्यतः ये प्रकृति में नहीं पाए जाते इस तरह के प्रोटीन। कहाँ मिलेंगे? आहार नाल में जब प्रोटीन्स का जल अपघटन होता है, अम्ल,
क्षार और एंजाइम्स की उपस्थिति में। आपने पढ़ा होगा पाचन की प्रक्रिया जो कि आमाशय से प्रारंभ हो जाती है। आमाशय में स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होता है, फिर डिओडिनम या पक्वाशय में आप जाते हैं तो वहाँ उदासीन माध्यम होता है, और आप और छोटी आंतों में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ क्षारीय माध्यम होता है। और इन सभी माध्यमों में प्रोटीन का प्रोग्रेसिव चरण बाय चरण, एक एक चरण जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन होता रहता है, और उससे जो उत्पाद बनते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स। इसकी भी फिर 3 स्टेप्स आगे। प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस वो प्रोटीन है जो कि पैप्सिन और प्रोटियोसिस जो है वो पैप्सिन और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के एक्शन के कारण जो उत्पाद बनते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटियोसिस। इनकी क्या विशेषता है कि ये संतृप्त अमोनियम सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं, सस्पेंडेड होकर प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाते हैं। प्रोटियोसिस का जब फर्दर जल अपघटन होता है उससे जो उत्पाद बनते हैं उनको हम कहते हैं पेप्टोन्स, फर्दर क्लीवेज के परिणाम स्वरूप है, और इससे जो प्रोटीन्स बने हैं वो वाटर सॉल्युबल है। ये अभी पॉलीपेप्टाइड की लंबी चेन सी चल रही है। और हम आगे बढ़े, जब पेप्टोन्स का फर्दर जल अपघटन होता है उससे जो बनते हैं वो पेप्टाइड्स बनते हैं। मैंने आपको पेप्टाइड्स के बारे में बताया था कि अमीनो अम्ल, 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो 2 से 3 अमीनो अम्ल जब जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा तो वो डाई ट्राई पेप्टाइड बनाते हैं। अब यहाँ जुड़कर नहीं बना रहे बल्कि क्या हो रहा है, टूट कर। सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स में प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिसिस की वजह से पहले प्रोटियोसिस बने, उसके बाद पेप्टोन्स बने, और सरल होकर ये पेप्टाइड्स बने। पेप्टाइड चेन वास्तव में कुछ नहीं है, डाई ट्राई या टेट्रा पेप्टाइड्स हैं जो कि सरलतम प्रोटीन्स हैं। यहाँ का सरलतम सेकेंडरी डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन्स। संरचना की सरलता और जटिलता के आधार पर प्रोटीन को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक भागों में बांटा। त्रिआयामी संरचना के आधार पर रेशेदार और ग्लोबुलर प्रोटीन में बांटा, और कार्य के आधार पर हम प्रोटीन को संरचनात्मक प्रोटीन, संग्रही प्रोटीन, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एंजाइम्स, संकुचनशील कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव प्रोटीन, हॉर्मोन्स या नियामक प्रोटीन और विषाक्त प्रोटीन में वर्गीकृत कर सकते हैं। उक्त तीनों वर्गीकरण के बारे में हम अगले अध्ययन सत्र में विस्तार से पढ़ेंगे।